जो एक युवराज जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके ऊपर सैकड़ों दाग हैं। गलती से सरकार अगर बन जाएगी तो वो माँ बहनों की अभी गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहनों का सड़क में घूमना बिहार में वापस से दुसार हो जाएगा। कितनी सीटें ले आएंगे आप लोग? मुझे लगता है कि एनडीए पूरे बहुमत से आएगी, 200 प्लस से आएगी। पूरे बिहार के लोग एक चिराग पासवान को देखते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, अब उसको रफ्तार देने की ज़रूरत है, और रफ्तार के लिए किसी युवा को जवाबदेही देने की ज़रूरत है। देयर इज नो वैकेंसी इन बिहार। माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद यदि कोई बिहार का प्रतिनिधित्व करे जिसमें दूरदर्शिता हो और बिहार को विकसित बिहार बनाने की इच्छा शक्ति हो, तो मुझे उसमें चिराग पासवान दिखते हैं, जो सब जगह पर एक्सेप्टेंस है जिनका। राहुल गांधी जितना बिहार में रहेंगे उतना हम लोग बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये माहौल चाहते हैं। ये माहौल एनडीए ही दे सकता है। चिराग पासवान सीएम होते हैं तो आप उनको उस रूप में देखते हैं जैसा योगी का मॉडल है? एकदम। और क्या वो करेंगे इस तरह? एकदम करेंगे। अपराधियों के अंदर ये भय हो जाए, लोगों के अंदर ये उत्साह बढ़ जाए कि अपराधी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। बिहार में चुनाव है, डेट बस आने को है। 10-15 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि किसको, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। और सारी पार्टियों का जोड़ दिल्ली से सीधा पटना की तरफ यानी बिहार की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और आज हम आए हैं खगड़िया से एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी के सबसे यंग चेहरे राजेश वर्मा जी के पास, और उनसे पूछेंगे कि बिहार का मूड क्या है और क्या जो पूरा खगड़िया वाला बेल्ट है, मतलब उनकी पार्टी और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसकी बात ज़रूर होगी, उसमें क्या दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। क्या मूड लग रहा है बिहार का? देखिए, जिस तरीके से एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है और जिस तरीके से विगत 20 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बिहार को विकसित बिहार के बराबरी में खड़ा करने को लेकर अथक प्रयास किया है, और उसमें जो लीडरशिप की यदि हम लोग बात करें तो आज एनडीए के साथ चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, हमारे बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स, उपेंद्र जी, मांझी जी, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अलायंस ना केवल जातिगत समीकरण के हिसाब से, बल्कि ये अलायंस पहले के किए गए कामों का भी इनका एक बेहतर रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखें तो जो एक युवराज जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके ऊपर सैकड़ों दाग हैं। शिक्षा का अभाव है, अपराध का एक बड़ा रिकॉर्ड है, और कहीं ना कहीं आपस में तालमेल का एक अभाव है। तो इस दोनों समीकरण को यदि आप देखेंगे तो लोग किसी भी सूरत में वापस से 90 के दशक का वो खौफनाक बिहार नहीं देख सकते हैं। और इसका उदाहरण अभी देखने को मिला जब इन लोगों ने पटना में एक बैठक की जिसमें तमाम राहुल गांधी से लेकर तमाम महागठबंधन के लोग मौजूद थे। किस तरीके से, अभी सरकार नहीं बनी है, अभी तो प्रचार प्रसार में ही है, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर अभद्र गालियां दी गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो ये इनका चाल चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अभी सरकार में नहीं आए हैं, तब इनका ये रुतबा है, तब इनकी ये मर्यादा लांघने की हिम्मत है। गलती से सरकार अगर बन जाएगी तो वो माँ बहनों की अभी गालियां दे रहे हैं, माँ बहनों का सड़क में घूमना बिहार में वापस से दुसार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पूरे तरीके से एनडीए मजबूती से दोबारा पहले से बड़ी मार्जिन के साथ आ रही है। पहले से बड़ी मार्जिन से आपका क्या मतलब है? कितनी सीटें ले आएंगे आप लोग? हमको लगता है कि 200 से प्लस सीटों पर एनडीए की बड़ी जीत होगी, और ये जीत इसलिए होगी क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2 बजट में भी हम लोगों ने देखा, केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ का बजट जो है बिहार के लिए भी एलोकेट किया था। और हम लोग को इस बात का गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में वैसे सभी राज्य जो कहीं ना कहीं विकसित राज्यों से पिछड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता दी, और उसमें बिहार को बिल्कुल भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। बिहार को एक अच्छा पैकेज उन्होंने देने का काम किया, जिससे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो आईआईटी की बात हो, इन तमाम चीज़ों के लिए
जिस तरीके से फंड्स एलोकेट किए गए, जिस तरीके से बिहार की सरकार ने वृद्धा पेंशन 400 रुपये से लेकर 1100 किया, जिस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, 10,000 रुपये महिलाओं को जो है स्वरोजगार वो कैसे करें उसके लिए 10,000 रुपये तक का एक उनको ऋण देने के लिए एक पहल की गई। तो बहुत सारे ऐसे सकारात्मक पहल किए गए सरकार की तरफ से भी, और सरकार करती आई है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, विज़न को, किए गए कामों को और आने वाले समय में विकसित बिहार की जो सोच है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एनडीए पूरे बहुमत से आएगी, 200 प्लस से आएगी। लेकिन इस बीच जो बिहार की, पहले हम लोग बिहार की बात करते हैं, बेरोजगारी और पलायन, ये दो बड़े मुद्दे हैं। तेजस्वी ने फिर से कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो आपको लग रहा है कि इस मामले में रोजगार देने में और पलायन रोकने में नीतीश कुमार पिछले 15 साल में फेल रहे हैं? क्योंकि उनको एक बड़े विज़न के साथ देखा जा रहा था। लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ, लेकिन एंड ऑफ द सीज़न जब अब हम देख रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ का बहुत ख़राब हो रहा है। आए दिन मर्डर की खबरें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी का ये वाला जो 10 लाख रोजगार वाला, ये बात कहना कि हमने पहले रोज़गार दिया और हम आगे 10 लाख रोज़गार देंगे, उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से आप रोज़गार देंगे? क्या जो बहालियाँ रिक्त हैं उन बहालियों को पूरा कर देना मात्र रोज़गार है? वो तो जो बहालियाँ रिक्त है, यदि मान लीजिए कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई बहाली रिक्त है, तो क्या आप ऐसे ही उठा के किसी को दे देते हैं? उसकी योग्यता के आधार पर, उसको वो अपनी योग्यता के आधार पर युवा वो रोज़गार पाएगा यदि आप बहालियाँ खोलेंगे। तो जब हम रोज़गार देने की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कितने उद्योग आप लगा पाएंगे, कैसे वहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो है उसको कैसे आप अलग अलग प्रदेशों से इन्वेस्टर्स कैसे आपके यहाँ पर आए, उसके लिए क्या सब्सिडीज़ आप उनको देंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनको देंगे, क्या बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हम उनको देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को एक वैसा बिहार मिला था जहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद लोग निकलना अपने आप को सेफ नहीं समझते थे। आज बिहार में आप जाके देखिए, किसी भी पटना से किसी भी ओर आप जाइएगा तो जो एक्सप्रेसवे, जो रोड, जो हाईवे, जो सड़कों का जाल गांव में, जो सड़कों का बिजली का जाल आपको गांव में दिखेगा, एक एक घर, एक एक जगह तक सड़कें पहुंची है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर काम हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से उन्होंने कायाकल्प किया है, पूरे नालंदा को यदि आप देखें, राजगीर को यदि आप देखें, भागलपुर की तरफ यदि आप जाइए तो पावर प्लांट अभी एक बड़ा 24,000 करोड़ से वहाँ पर 35 बनने जा रहा है। नया एयरपोर्ट इतना खूबसूरत, बड़े शहरों के तर्ज पे अपना पटना का एयरपोर्ट इतना सुंदर बना है। आईआईटी का एक्सपेंशन किया जा रहा है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आप देख रहे हैं उसमें बेहतर चीज़ें की जा रही। प्रक्रिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से जो बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। ये ज़रूर है कि अब एक कहीं ना कहीं वो इस स्थिति में है कि अब इनके बाद कौन, तो उनके बाद की जब आप कल्पना करते हैं तो उनके बाद में पूरे बिहार के लोग एक चिराग पासवान को देखते हैं। दूसरी बात कि विजनरी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी बातों को मर्यादा में रखते हैं, कभी किसी विपक्ष को लेकर अभद्र टिप्पणी नहीं की, और सबको साथ लेकर, जात पात धर्म मज़हब से ऊपर उठकर, किसी कास्ट के पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पूरे बिहार के बिहारियों की पॉलिटिक्स को जिस खूबसूरती से करने का वो काम करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया अब उसको रफ्तार देने की ज़रूरत है, और रफ्तार के लिए किसी युवा को जवाबदेही देने की ज़रूरत है। मैं लोजपा में होने के नाते मैं अपने नेता को और बिहार के जो युवा उनकी जो निगाह है उसको देखते हुए मैं अपने नेता का नाम जरूर लेता हूँ। ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के बाद जैसे कि बात चल रही है कि नीतीश बीमार हैं, और चिराग से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो वैकेंसी इन बिहार, नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान वुड बी नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। मैं नीतीश कुमार जी के बाद मैं आपको कह रहा था कि ये पूरी आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार
थोड़े साइडलाइन होने की स्थिति में नहीं, हैं नहीं, अभी? मैं जब तक वो स्वस्थ हैं तब तक वो संभालेंगे। मैं उनके बाद की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 5 साल के बाद की बात हो, चाहे वो अगले टेन्योर की बात हो। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद यदि कोई बिहार का प्रतिनिधित्व करे जिसमें दूरदर्शिता हो और बिहार को विकसित बिहार बनाने की इच्छा शक्ति हो, तो मुझे उसमें चिराग पासवान दिखते हैं, जो सब जगह पर एक्सेप्टेंस है जिनका। ओके, तो आपको लग रहा है कि सीट बंटवारा जो है पूरे चुनाव में, चाहे वो महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों में ही बड़ी रस्साकसी होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार एलजेपी-आर को कितनी सीटें एनडीए में मिलने जा रही है बिहार चुनाव के लिए? देखिए, 2015 में जब हम लोग एनडीए अलायंस के साथ चुनाव लड़े थे, उस वक्त हम लोग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 43। और 2020 में हम लोग जो चुनाव लड़े थे तो लगभग 130। वो तो हनुमान जी, मोदी जी के हनुमान जी नाराज हो गए थे और पूरी सीट ही। हाँ, तो हम लोग, हमारा ये है कि जब हम उस वक्त में 43 सीटों पर एनडीए में थे तब चुनाव लड़े थे, और उसके बाद हम लोगों ने, हमारे नेता ने बिहार में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। 100% चुनाव जीतकर 5 के 5 सांसद हम लोग गए, और आज पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता यदि किसी नेता की है और जिसके लिए भीड़ उमड़ कर आती है तो चिराग पासवान, जिसमें कोई दो मत नहीं। तो लोगों को भी ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक सीट तो ज़रूर होनी चाहिए, जो पिछले बार जो 15 में मिली थी उससे ज़रूर प्लस सीट होनी चाहिए। हम लोग ये, मतलब आपको लग रहा है कि 45 सीट से ज़्यादा मिलेंगी आपको? 43 से ज़्यादा मिलनी चाहिए, हम लोग की तो ये मांग है। बाकी हमारे नेता और सभी घटक दल के जो वरिष्ठ नेता है वो मिलकर जो तय करेंगे वो मान्य होगा। अच्छा, जिस तरह से राहुल गांधी अभी बिहार में एक्टिव हैं, मतलब पूरा 1 महीना होने जा रहा है, और वो पहले अधिकार यात्रा निकाली और एसआईआर के मुद्दे को बड़ा, मतलब 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आप लोगों को कितना इम्पैक्ट करने जा रहा है? देखिए, लोग समझते हैं कि यदि हमको समाधान किसी विषय पर चाहिए तो हम उस पर चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के तरफ से कांग्रेस के सांसदों का एक डेलीगेशंस इनवाइट किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप आइए, आप क्या आपके सुझाव हैं, क्या आप चाहते हैं, वो आप ज़रूर बताइए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वो डेलीगेशन नहीं जाके पूरे महागठबंधन को इंटैक्ट करके 350 से ज़्यादा की संख्या में लोग जो है ये सड़क पर उतर गए, इलेक्शन कमीशन जाने लगे, हो हंगामा किया कि भैया देश को पता चले। तो इनको राजनीति करनी है, इनको समाधान नहीं चाहिए। तो इसीलिए अभी भी जो पूरे बिहार घूम रहे हैं, बिहार में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस पर इनको बात या डिस्कशन करना चाहिए था, लेकिन इनके पास विजन नहीं है, तो ये एसआईआर का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। आप कितने, अब क्या आप एक तरफ पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की बात करते हैं, क्या जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है क्या उनके नाम जुड़े रहें, क्या जो यहाँ से जा चुके क्या उनके नाम जुड़े रहें? तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर हैं, जो वोटर लिस्ट में है लेकिन उनका कुछ भी कोई आईडी उनकी नहीं है? नहीं, लेकिन कई लोग आए शिकायत लेके कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे मरा घोषित कर दिया और मुझे नाम से हटा दिया। ऐसे हजारों लोग आए सामने। एक बड़ी संख्या का जब ये पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है तो कुछ एक लोग के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको बहुत फ्लेक्सिबल रखा है कि अगर ऐसे कोई भी लोग आते हैं और सारे पार्टी के बीएलओ हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सब बीएलओस के माध्यम से सारे पार्टी इसके सरकारी तंत्र और जितनी पार्टियां, उनके जितने भी बीएलओज और बूथ लेवल के अधिकारी हैं, वो तमाम लोग बैठकर, जितने भी ऐसे लोग हैं, कहीं कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन ने लिया नहीं। इलेक्शन कमीशन तो हमेशा से टाइम दे के, जो छूट गए हैं वो बताइए, जिनका कट गया नाम वो बताइए। तो लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इनको उस प्रक्रिया से हमेशा से दिक्कत है, और ये प्रक्रिया कोई आज पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है। 1952 से लेकर अंतिम 2003-4 तक ये प्रक्रिया हुई ऐसा है। तब इन्हीं की सरकार थी, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी। आज एनडीए की सरकार ने किया तो इनको दिक्कत है, इनको हर विषय में दिक्कत है। विपक्ष का मतलब क्या है, कभी पक्ष में बोलना ही नहीं, तो वही काम ये कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में जमे हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि चुनाव का कुछ माहौल पलटेगा? कहीं कुछ नहीं। राहुल गांधी जितना बिहार में रहेंगे उतना हम लोग बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट से, आप देश के प्रधानमंत्री, आप भूल जाते हैं कि वो हमारे या किसी व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष या दल के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री है।
और ये मंच से बोलते हैं कि मोदी को मैंने बोला तुम ये करो, तुम वो करो, ये भाषा है। तो आप देश के प्रधानमंत्री को लेकर तुम तड़ाक जितना आप कर रहे हैं, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितना वो वहाँ रहेंगे और ये सब हरकतें करेंगे उतने लंबे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मतलब उनका कहना है कि राहुल गांधी का बहुत असर नहीं पड़ने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि सारी राजनीति दिल्ली से ही हो रही है और खुद सांसद जी खगड़िया से हैं। और यहाँ पे खगड़िया का मूड क्या है, क्योंकि जब भी बिहार में बारिश का सीज़न आता है, वो जो सीमांचल वाला पूरा एरिया है या कोशी बेल्ट जितनी भी है, वो सब डूबना शुरू हो जाती है। और सारे सांसद आते हैं, सारे नेता आते हैं, बड़े बड़े चीज़ें लेके आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज भी वो वहीं पे है, कुछ बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा। एकदम से जो बाढ़ वाली स्थिति है वो प्रत्येक वर्ष जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है, तो एकदम से बांध बना देना या एकदम सारी चीज़ें कर देना ये संभव तुरंत नहीं है। ये एक समय प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रियावार इन तमाम चीज़ों पर हम लोग पहल करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को लगातार पत्राचार हम लोग कर भी रहे हैं। हाँ, लेकिन जब जब ऐसी स्थिति होती है तो उनका सांसद उनके बीच होता है। मतलब आप बिल्कुल पहुंच रहे हैं। मैं पूरी तरीके से, जब से मैं चुनाव जीता हूँ, आप मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पता कीजिएगा, मैं पूरा समय, लगभग समय अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के बीच में देता हूँ और ये प्रयास करता हूँ कि मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा समस्या के समाधान को सुनिश्चित करा सकूँ। और हम लोग उस प्रयास में कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। नहीं तो क्या आपने, जैसा आपकी पार्टी का स्लोगन भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो आपका जो सीमांचल को लेके पूरा जो आपका वाला इलाका है उसको लेके क्या योजनाएं बनाई हैं कि आने वाले समय, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब नीतीश कुमार सेकेंड टर्म में सीएम बने थे और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कोसी, मतलब 2015 के बाद वहाँ बाढ़ जो है और उससे लोग परेशान नहीं होंगे। मैं खुद, मतलब मेरी बातचीत है नीतीश कुमार जी से, लेकिन आज 25 है और आज भी वो स्थिति बदल नहीं रही है। हर बार एक नया नेता आता है, नई बात करता है, और आप तो यंग हैं और मुझे लगता है कि आपसे ये सवाल, क्योंकि आपके पास एक विज़न होगा, क्योंकि चिराग की पार्टी का एक विज़न है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि विज़न हो, सुझाव हो, और जो ऊपर पद पर बैठे हुए लोग हैं वो तमाम जानकारियाँ उन तक है। कोई ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है या विभाग के मंत्री के पास इसके समाधान की जानकारी नहीं है। सबों के पास जानकारी है। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि लगातार सदन से लेकर सड़क तक उन विषयों को उठाते रहें कि जब अपने पास समाधान के लिए ये पहल हो सकता है तो उस पर एक फंड एलोकेशंस, बड़ा फंड एलोकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रदेश की अन्य योजनाओं को चलाना है। तो अभी जितना फंड हम लोग को चाहिए वो फंड कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार की मदद से हम लोग लेकर बिहार में कराने का काम ज़रूर करना चाहेंगे। और इसके लिए लगातार मैं प्रयास करूँ, क्योंकि मेरी भी एक दायरा है सांसद का कि भैया हम लोग, हमारी क्षमता है कि भैया हम लोग यहाँ तक बोल सकते हैं, यहाँ तक चीज़ें की जा सकती है। एलोकेशन कराना, उस पर लगातार पहल करना, ये हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे। एलोकेट हो जाने के बाद फंड एलोकेशंस बिहार को एक बड़ा, उसके लिए हो जाने के बाद बांध के निर्माण के लिए, उसके बाद ये राज्य सरकार की जवाबदेही होगी। उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। राज्य सरकार यथावत जल्द से जल्द वो टेंडर प्रक्रिया में होकर उसका काम शुरू हो, ताकि आने वाले 4-5 साल के बाद लोगों को एक अस्थायी निदान हो सके कि भैया एक ऐसा हम लोग व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम करें। वही हम लोग का प्रयास है। तो आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेके, कि अगला जो ये अक्टूबर एंड या नवंबर में चुनाव होगा वो एनडीए सरकार ही आएगी? 100%, 100%। तो अभी से ही क्या इतने एलोकेशंस 2 टर्म में, 3 टर्म में पीएम मोदी ने या बीजेपी की सरकार ने बिहार के लिए दिया, और लगातार ही अगर मैं कहूँ कि जदयू के साथ वो वहाँ बनी भी रही, कुछ एक पोर्शन था जिसमें वो आरजेडी के साथ थे। तो अब नीतीश कुमार जो है वो पलटू राम भी कहे जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी और गड़बड़ होने के चांसेस हैं? और कई बार चिराग को लेके भी या एलजेपी को लेके भी ये कहा जा रहा है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। नहीं, हमारे नेता ने हमेशा से एनडीए को लेकर अपना ईमानदार प्रयास किया है और पूरी ईमानदारी के साथ एनडीए को मजबूत करने का काम किया। हाँ,
ये सोचना होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ईमानदारी से, तो आपको भी उसके साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। यदि हमारे नेता की लोकप्रियता के कारण पूरे एनडीए को एक सर्टेन जो है आपको फायदा होता है, तो ये एनडीए को भी समझना चाहिए कि सम्मानजनक सीट और सम्मानजनक बातें उस दल के लिए नंबर ऑफ सीट्स पर ज़रूर होनी चाहिए। तो उस वक्त किसी कारण से वो चीज़ें नहीं हो पाई। इन कारणों से एक बार 2020 में हम लोगों ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और क्योंकि पार्टी में यदि आपको 10 या 15 सीट दी जाए 243 सीटों में, जहाँ पर 6 सांसद हों, वहाँ 10 सीट यदि आप देने की बात करें, 15 सीट देने की बात करें, तो अपमान ही करने की बात है। तो फिर इससे बढ़िया हम अपने कार्यकर्ताओं के सामने अपमानित, तो इससे बढ़िया सभी कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र करके भी आप चुनाव लड़ो अपने विधानसभा से। वही हमारे नेता ने किया। या तो दल बचा पाते, या सम्मान बचा पाते। सम्मान बचाने के लिए करना पड़ा। नहीं तो ये चीज़ तो इस बार भी होगी। नहीं, देखिए वही बात है ना कि मुझे लगता है कि उस वक्त में जो भी चीज़ें थी उससे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई एनडीए के बाकी लोगों को भी। इस वक्त हमको नहीं लगता कि इस तरह की गलती, क्योंकि उस वक्त से आज के चिराग पासवान ज़्यादा मजबूत है। अभी भी कहा जा रहा है कि चिराग जो हैं वो अपने पिता की विरासत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी उनमें वो दम नहीं है। ये लेटेस्ट एक किसी नेता ने भी कहा है, मुझे एक इंटरव्यू जो नेता लोकप्रियता से घबराए हैं वो तो ये बात कहेंगे। अगर दम नहीं है तो आप हमको बताइए ना। अभी हम लोगों ने सारे प्रमंडल स्तर पर नव संकल्प सम्मेलन किया, 50,000 की भीड़। वो भीड़ कोई बुलाई गई भीड़ थी? क्या वो भीड़ में लोगों का जो उत्साह था वो उत्साह जगाया गया था? वो चिराग पासवान के लिए एक ऐसी भीड़ है जो चिराग पासवान जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, मतलब वो इतनी उत्साहित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो अपने आँख से देख कर आया हूँ सारी सभाओं को। तो जो ये बात बोलते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वो एक हर व्यक्ति के अंदर रहता है वही बात। लेकिन मेरा अपना जो देखना रहा है अभी तक, राहुल की हो या सोनिया गांधी हो या फिर जो भी बड़े नेता हो, वो लोग जब भी कोई एक बड़ा इवेंट करने इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो बिहार में एक हेलीकॉप्टर भी उड़ता है ना, तो लोग भागते हैं, लेकिन वो वोट में कभी कन्वर्ट नहीं होता। ये आप भी मानते होंगे कि भीड़ आती है लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती। तो आपको लग रहा है कि चिराग के या आप लोगों के जो भी इवेंट, नव संकल्प यात्रा या जो भी रही है, उसमें जो भीड़ आ रही है वो सब वोट में कन्वर्ट हो जाएगी? और पहली बात तो हमारी सभी नव संकल्प यात्रा में एक भी जगह चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से नहीं गए। नहीं, मैं तो अपने बचपन की बात कर रही हूँ। मैं बिहार से आती हूँ, आपको बता दूं। मैं समझ गया जी। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि एक भी जगह उन्होंने हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं की। दूसरी बात कि हम लोग जितनी सीटों पर लड़े थे उस हिसाब से हम लोग को लगभग 6% वोट आया था। अगर हम लोग सभी सीटों पर लड़ते तो लगभग 10% हम लोग को वोट आता। 10% का वोट बैंक आज चिराग पासवान जी के साथ 2020 में था। आज चिराग पासवान जी वापस से अपनी लोकप्रियता जिस तरीके से पाए तो आज कहीं ना कहीं उससे मजबूत स्थिति में है। वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा, क्या समीकरण बनेगा नहीं बनेगा, अलग बात है। लेकिन ये तो जरूर है कि आज इग्नोर करके उनको चलना, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, वो संभव नहीं है। हर कोई चाहता है कि चिराग पासवान जी उनके साथ हो, लेकिन चिराग पासवान जी देश हित और प्रदेश हित में एनडीए के साथ रहना चाहते हैं। कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच के साथ हमारे नेता पूरी तरीके से उस सोच का बहुत सम्मान करते हैं। और हम लोगों से भी, सांसदों से भी गाहें बगाहें भी जब वो बात करते हैं तो इस बात का जिक्र वो ज़रूर करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को लेकर, प्रधानमंत्री जी को सोच को लेकर, उनके शार्पनेस को लेकर, एक एक चीज़ों को सुनना प्रधानमंत्री जी का, तो वो खुद बोलते हैं कि ऐसे लीडरशिप के साथ ज़रूर कोई भी काम करना चाहेगा। अभी आपने कहा कि महागठबंधन भी चिराग को अपने साथ करना चाहते हैं, तो क्या प्रपोजल आ रहा है उनके पास? प्रपोजल में क्या बोला आपको, दोनों बात मैंने आपको कही कि चाहते हैं लोग, लेकिन मेरे नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री जी के हनुमान ही बने रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ, क्योंकि देश हित और प्रदेश हित वो पहले प्राथमिकता उनकी है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ रहने से सेंट्रल से
भी एक फंड एलोकेशन आएगा जिससे स्टेट में और ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट हो पाएगा। अच्छा, अब चलते चलते एक दो सवाल और पूछ लूँ मैं कि चुनाव में ना पैसा, दारू और जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको क्या लगता है अगर इसमें से कुछ हट जाए तो जनता किस तरफ जाएगी? नहीं, इसमें क्योंकि से आप तो खुद देखिए, अब जनता बहुत तेज है। वो पैसा, दारू सब कुछ भी ले लेगी तो जहाँ उसको मतदान देना वहीं मतदान देती है। तो ये भ्रम है नेता को, नहीं यदि किसी को भ्रम है तो कि हम पैसा या दारू देते हैं तो इस कारण से हमको वोट मिल रहा है, वो उसका अपना जो भी बुद्धि विवेक काम कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि मतदान जहाँ जाना है, हाँ, जातिगत आधार पर राजनीति आज भी बिहार में बहुत मजबूत है, बहुत जटिल है। तो जातिगत आधार पर जहाँ लोग एक तरफ स्विच करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा न्यूट्रल क्राउड है जो विज़न को देखकर, डेवलपमेंट को देखकर, सोच को देखकर, व्यक्ति को देखकर, उसके किए गए पहले के कामों के रिकॉर्ड को देखकर, जो एक बड़ी आबादी है, वो लगभग 15-20% के आसपास की आबादी है, और वो जिधर स्विच करती है सरकार कमोबेश उस तरफ बनती है। तो बाकी जो 80% की बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर ज़रूर निर्भर है। और उसी को बांधने के लिए हमेशा दांव पेच चला जाता है कि चिराग को भी रख लो, सवर्ण को भी रख लो, हम महादलितों को भी रख लो। मुझे लगता है कि ये तो हमेशा से ये सारे लोग बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ हमेशा से रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं रखा गया है। जिस तरीके से MY मुस्लिम और यादव जो तेजस्वी यादव बहुत बोलते हैं कि मुस्लिम और यादव पूरी तरीके से मेरे साथ हैं, वो इस बात को खुद ही दावा करते हैं। तो जब नेता खुद अपने आप को बोलता है कि वो हम MY के नेता हैं, मुस्लिम और यादवों के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता ने कभी भी किसी जाति विशेष के बारे में नहीं कहा कि हम इसके नेता हैं। लेकिन वो तो पीछे से चला आ रहा है, एक लेगेसी चली आ रही है। लेकिन आज आप देखो ना कि उस लेगेसी को कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर एक सोच थोप दी गई कि भैया आप इस पर्टिकुलर जात के नेता, तो उसको धीरे धीरे हमारे नेता किस खूबसूरती के साथ बाहर निकाले। आज हमारे 5 सांसदों में दलित भी है, OBC भी है, फॉरवर्ड भी है, महिला भी है और युवा भी है। तो एक समीकरण आप देखिए, रायपुर में कोई पासवान समाज से तो है नहीं, नेता ने चुनाव लड़ाया। वीना सिंह जी जो हमारे यहाँ वैशाली से सांसद हैं, फॉरवर्ड है, राजपूत समाज से, उनको चुनाव लड़ाने का हमारे नेता ने काम किया। तो हमारे नेता जात पात से परे हर एक समाज के लोगों को कहीं ना कहीं, और ये आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जिसमें सारे कमोबेश हर समाज के लोगों का एक्सेप्टेंस होगा, उसमें यादव भी होंगे। ओके। और आपके यहाँ भी, आपकी पार्टी में भी एक MY समीकरण है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। महिला और युवा, क्योंकि महिलाएं बिहार की हर चुनाव में, मतलब पिछले 2 चुनाव का आंकड़ा अगर देखें तो महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बिल्कुल। और वो कितनी इस बार आपको लगता है, युवा और महिला ये दोनों कितने इस बार चुनाव को पलट सकते हैं, और उसके लिए आप लोगों की कोई स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी क्या, मतलब मैं तो आपको बताया कि महिलाओं को कहीं ना कहीं स्वरोजगारित करने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए अपना व्यापार कर सके, 10,000 रुपये तक की राशि जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करने का काम किया। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हमारी बिहार सरकार और केंद्र की सरकार चलाते आ रही है। मुझे लगता है कि वो तमाम जो बड़ी आबादी महिला और युवा की है, वो आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एनडीए के साथ है। कोई भी एग्रेशन या उत्पाद पसंद नहीं करता है, सबको पीस चाहिए। पॉलिटिक्स में सबसे पहले, डेवलपमेंट से भी पहले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये माहौल चाहते हैं। ये माहौल एनडीए देता है, ये माहौल एनडीए ही दे सकता है। यूपी उसका उदाहरण है, बिहार उसका उदाहरण है। जितने बड़े बड़े माफिया जो अखिलेश यादव जी के टाइम पर थे, सबकी क्या स्थिति हुई, कौन किस चौक चौराहे पर मारा गया, वो सब लोगों ने देखा। और हर एक आदमी का विश्वास और मजबूत हुआ एनडीए की तरफ कि एनडीए, बीजेपी और एनडीए घटक दल के तमाम लोग
ये नो टॉलरेंस क्राइम पे रखते हैं। और मैं तो बिहार में भी क्योंकि मुख्यमंत्री जी की वो सोच नहीं है, अन्यथा हम तो बिहार में भी चाहते थे कि यूपी वाला मॉडल लागू हो जब क्राइम अपने चरम पे चल रही थी, ताकि मैसेज स्पष्ट हो कि अपराधी को अपराधियों की भाषा में जवाब देना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा सवाल आप एंड में छोड़ रहे हैं मेरे लिए कि आपको यूपी मॉडल पसंद आ रहा है, और तो आपको क्या लगता है अगर चिराग पासवान सीएम होते हैं तो आप उनको उस रूप में देखते हैं जैसा योगी का मॉडल है? एकदम। और क्या वो करेंगे इस तरह? एकदम करेंगे। हमारे नेता एनडीए का हिस्सा रहते हुए उन्होंने विरोध किया सरकार का और प्रशासन का। अभी जो हाल फिलहाल जो घटनाएं घटी उसमें कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ये लचर हुआ है, मुझे खेद है कि मैं इस एनडीए का हिस्सा हूँ। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और यदि हमारे नेता उस जगह पर होते तो इन लोगों को चौक चौराहे पर एनकाउंटर इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के अंदर जो ये भय बनाना चाहते हैं अपराधियों के अंदर ये भय हो जाए, लोगों के अंदर ये उत्साह बढ़ जाए कि अपराधी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये तो एक मजबूत सरकार चलाने के लिए अपराधियों को किसी भी रूप में बिना संरक्षण दिए हुए उनको निपटाना और उनको उनकी भाषा में जवाब देना, उससे आपके यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी अपने आप को महसूस करता है और इन्वेस्टमेंट अपने ही स्टेट और अपने ही ज़िले में करना चाहता है। अब फिर मतलब मैं एंड करना चाह रही हूँ, और आपके एक एक सवाल के बाद मेरे को ना एक एक सवाल और आता जा रहा है। आप व्यापारी वर्ग से आते हैं और पिछले 5-6 महीने पे अगर नज़र डालें या पुराना इतिहास भी देखें बिहार का, हमेशा बिहार में व्यापारी वर्ग एक टारगेट रहा है अपराधियों के। उसके लिए आप लोगों के पास कोई प्लान है? क्योंकि अभी आपने देखा कि खुलेआम पटना की सड़क पे एक व्यापारी मार मैं तो दिया कह जाता। रहा हूँ कि यदि हम लोग, हमारे नेता, हम लोग जब भी आज हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, जब भी मौका मिलेगा तो आप स्वयं इस बात को देखेंगे कि अपराध के बाद अपराधियों की दुर्दशा क्या होती है। उसका कोई दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। एक बार अपराधी अपराध किया, आप कोर्ट कचहरी, अपराधी जानता है कि कोर्ट कचहरी के बाद एक समय के बाद वो छूटेगा और फिर वो उसी अपराध को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और वो अपने गुर्गों को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि उसको जेल जाने तक का नौबत ही नहीं देना चाहिए। वो अगर कभी भविष्य में सरकार बनेगी तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि उसको जेल जाने की नौबत नहीं आए, उसका सीधे इलाज उसी भाषा में हो जो दूसरे व्यापारियों के साथ। आपको कोर्ट पे, फिर मैं ये कहूँ कि आप लोगों को कोर्ट पे विश्वास नहीं है? पूरा विश्वास है, कोर्ट पे 100% यकीन है। लेकिन यदि लाशें गिरेगी व्यापारियों की और उसके बाद अपराधी सिर्फ 10 साल 5 साल जेल काट कर आकर वापस घूमेगा, फिर दूसरे व्यापारी को टारगेट करेगा, तो मुझे लगता है कि कोर्ट सबके लिए एक बराबर है। यदि व्यापारी के परिवार के लोग गुहार लगाएंगे तो अपराधी के परिवार के लोग भी गुहार लगाते हुए नजर आए उस कोर्ट में। यही हम लोग चाहते हैं। एक चलते चलते और सवाल पूछ लेती हूँ। लालू यादव की फैमिली में जो चल रहा है, तेज प्रताप और तेजस्वी स्प्लिट हो गए हैं। लालू यादव ने तेज प्रताप को अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया। आपको क्या लग रहा है, आप लोग तो चूँकि राजनीति से जुड़े हैं, बिहार से भी हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये उनके आरजेडी को इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि तेज प्रताप भी अब खुलेआम बोल रहे हैं कि तेजस्वी भी अपना घर छोड़ें। मुझे लगता है कि ये उनके परिवार के बीच का मसला है और राजनीति में परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करना हमको उचित नहीं लगता है। तो ये उनके परिवार पर छोड़ देना चाहिए। जो बेहतर होगा, परिवार बेहतर से बेहतर निर्णय ले, उनके घर में सारी चीज़ें सुलझ जाएं, हम लोग तो यही कामना करते हैं। क्योंकि राजनीति में मुद्दों पर बात होगी, परिवारों पर बात करना ठीक नहीं। और अगर तेज प्रताप ने तेजस्वी का, क्योंकि तेजस्वी तो दोस्त हैं चिराग पासवान के, अगर तेज प्रताप ने चिराग पासवान का दरवाज़ा खटखटाया, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, तो आप वेलकम करेंगे उनको अपनी पार्टी में? मैं वही कह रहा हूँ कि कभी भी कोई परिवार यदि टूटता हुआ दिखे तो वहाँ पर यदि हम उसको सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उस दरार को बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। इस सोच के हमारे नेता भी हैं। तो कभी हमारे नेता ये नहीं चाहेंगे कि जो परिवार विपरीत परिस्थिति में अभी अपने ही संघर्षों में जूझ रहा है
उसको और संघर्ष में डाला जाए अपने पास बुलाकर। तो हम लोग कदापि ये नहीं चाहेंगे कि हम लोग उनको अभी इस समय में, अच्छे समय में कोई आना चाहे तो ज़रूर आए, लेकिन विपरीत परिस्थिति में हम लोग उसको, उसकी मजबूरी को अपॉर्चुनिटी बनाने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। अब एक लास्ट सवाल और है, पशुपति पासवान एलजेपी और एलजेपीआर, आपको लग रहा है कि जनता जब वोट डालने जाएगी तो थोड़ी कंफ्यूज होगी, या पशुपति पासवान जो हैं वो थोड़ा आप लोगों के लिए कहीं ऑब्स्टेकल बन सकते हैं? देख, कहीं ऑब्स्टिकल बनने की बात तब आती है जहाँ पर कोई संख्या बल उनका चुनाव लड़ने वाला हो। अभी तो यही नहीं पता कि वो अलायंस में है कि नहीं, और अगर अलायंस में है तो 2-4-5 सीट उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनका चुनाव चिन्ह अलग है, हम लोग का चुनाव चिन्ह अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हम लोग की आइडियोलॉजी अलग है। तो मुझे लगता कहीं पर अब उनका कोई एग्जिस्टेंस है, कुछ बहुत बचा है नहीं। इसलिए कहते हैं कि नज़दीकी फ़ायदा अगर कोई देखेगा तो दूर का नुकसान वो ज़रूर झेलेगा। नज़दीकी मंत्री बनने के चक्कर में पार्टी के सांसदों को उन्होंने तोड़ा था। आज विधायकी के लिए भी दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, बेटे को विधायक बनाने के लिए। इसीलिए परिवार के साथ रहते, एकजुट रहते तो आज मजबूत रहते। मुट्ठी खुल गई, सब बिखर गए। चिराग पासवान ने अपने पिता की विरासत को वापस से समेटकर बिहार में अपनी मजबूत पहचान को कायम किया, और जो लोग मंत्री बनने के लालच में थे वो आज दरवाजे दरवाजे गांव-गांव घूम रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजेश वर्मा जी, जो खगड़िया से सांसद हैं, जिन्होंने बताया कि अगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार भी उसी नक्शे कदम पे चलेगा। अपराधी वहाँ भी दुबकते नज़र आएंगे, वहाँ महिलाओं को रिस्पेक्ट दी जाएगी और वो बुलंद होके आगे आ पाएंगी। और आप किस सांसद से मिलना चाहते हैं, किस विधायक से मिलना चाहते हैं, बिहार चुनाव पे और क्या जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखें और देखते रहिए India.com।